हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का AIT टैली इंस्टीट्यूट में। एक बार फिर से मैं आपके सामने टैली क्रैश कोर्स का 6th क्लास लेकर आया हूं। उम्मीद है कि इससे पहले की 5 क्लासेस की वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और ज़रूर समझा होगा। अगर आप 6th क्लास की वीडियोस को या 6th क्लास को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो ज़रूरी है कि इससे पहले की सारी क्लासेस की वीडियोस को आप कंप्लीट देखें और उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे ज़रा देखते हैं। 6th क्लास में पॉइंट ऑफ सेल, मल्टीपल करेंसी, जॉब वर्क, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, चेकबुक को मैनेज करना, ब्लैंक चेक या कैंसिल चेक की एंट्री करना, प्रिंटिंग ऑन चेक, चेक पे प्रिंटिंग करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आज के लिए। ये सारे फीचर्स आज हम टैली में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक कंपनी क्रिएट की है स्पेयर इंडस्ट्रीज़ के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ सेल से। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर कि जब कैशियर बिल बनाता है तो वो बारकोड जो रीडर होता है उससे सिर्फ आइटम के बारकोड के स्कैन करता है और आइटम की इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाती है। उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल सिस्टम में एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से प्रीडिफाइन होते हैं और सिर्फ वो एंटर करता है। जैसे ही सेव करता है प्रिंटिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है और फॉर्मेटिंग भी अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि हम बिल के ऊपर इन चीज़ों को चाहते हैं कि वो प्रिंट हो। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से ही हम टैली में भी इनवॉइसिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि टैली में एक अलग से सेल्स वाउचर बना दिया जाए और एक फॉर्मेटिंग डिसाइड कर दी जाए और जब भी हम सेल करें तो उसका प्रिंट आउट ऑटोमेटिक आ जाए और प्रिंटिंग अपने बनाए हुए डिज़ाइन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना है पॉइंट ऑफ सेल, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक वाउचर क्रिएट करना होगा। अकाउंट्स इन्फो में चले आप, वाउचर टाइप्स में क्रिएट, यहाँ पे लिखना है आपको पॉइंट ऑफ सेल। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको सिलेक्ट करना है सेल्स और फिर यहाँ आना है प्रिंटिंग के ऑप्शन को यस करना है। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, हम चाहते हैं कि जैसे हम वाउचर को सेव करें प्रिंट आउट ऑटोमेटिक आ जाए। क्या इस वाउचर को एज अ पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग यूज़ करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसे यस करना है। फिर आपसे पूछेगा मैसेज फर्स्ट, मैसेज सेकंड। जैसे बिल पे आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है वेलकम, थैंक यू, विजिट अगेन, इस तरीके से। तो आप वो प्रिंट करना चाहते तो आप लिख सकते हैं। हमने कहा वेलकम, दूसरा हमने कहा विजिट अगेन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, जब बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो हेडिंग में टाइटल में क्या चाहिए आपको? तो हमने कहा कैश मेमो, रिटेल इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस, इस तरीके से होता है। तो हम चाहते हैं कि कैश मेमो निकल के आए। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशन दिखा सकते हैं कि जो भी हमने इनवॉइस में इंफॉर्मेशन शो की है वो ट्रू एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ द कंपनी नॉलेज। या टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा या फिर ओनली एक्सचेंज होगा। काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, उसको यहाँ पे आप यस करके मेंशन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिक्लेरेशन मेंशन है इसके अंदर, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। सेकेंड कंडीशन लिखना है आपको, तो एंटर नहीं करना, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। अगर आप एंटर करेंगे तो स्क्रीन सेव हो जाएगी। आपको सेकंड लाइन लिखना है तो कंट्रोल एंटर प्रेस करके नीचे आना है, फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखना है जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिर कंट्रोल एंटर, देन थर्ड लाइन एंड देन आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, एंटर कर दें, चाहे कंट्रोल प्रेस करें। नेम ऑफ क्लास, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले सिंपल बताता हूँ पॉइंट ऑफ सेल, उसके बाद नेम ऑफ क्लास। ठीक है, हमने इसे सेव कर दिया। हमने फिर उसके बाद आइटम्स क्रिएट किया, इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक आइटम्स और हमने क्रिएट किया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं डेल का माउस बेचना चाहता हूँ, डेल माउस ऑल्ट सी पीसीस। आइटम्स को क्रिएट करते वक्त मैं इसमें पहले से ही आइटम का स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर देना चाहता हूँ ताकि जब मैं आइटम को सेल करूँ तो प्राइस ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, जिसके लिए आपको आइटम बनाते वक्त F12 प्रेस कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इसे यस करने के बाद अब जब आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन शो करेगा, फिर आप इसे यस करेंगे, फिर यहाँ पे दिखाएंगे कि इसकी परचेजिंग प्राइस क्या होगी माउस की और सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हमने कहा परचेजिंग प्राइस होगी 123 एंड सेलिंग प्राइस होगी 147। ठीक है, तो जब भी हम परचेज़ करेंगे तो 123 और सेल करेंगे तो 147 ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। फिर हम इसे सेव कर देते हैं। अब उसके बाद
पहले मैं बिज़नेस में कुछ कैश इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। F6 वाउचर में गए, F6 किया, फिर यहाँ पे हमने कैपिटल का लेजर बनाया अंडर कैपिटल अकाउंट। 25 लाख रुपीज़ हमने बिज़नेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ऑल्ट सी कैनरा बैंक में, दिस इज़ अंडर बैंक अकाउंट। मैं आपको बता दूं कि आज हम बैंकिंग फ़ीचर्स भी यूज़ करने वाले हैं। तो कैनरा बैंक के लेजर को बनाते वक्त कुछ मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। मैं चाहता हूं कि कैनरा बैंक में जो भी पैसा आया है उसके बाद में रिकॉन्सिलेशन करें, आया गया चाहे जो भी है। चेक बुक को भी मेंटेन करना है। तो आपको करना ये है कि जब बैंक का लेजर बनाना है तो बैंक के लेजर को बनाते वक्त कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो कंपनी का नाम है अकाउंट होल्डर नेम में, अकाउंट नंबर जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। IFSC कोड जो भी है वो लिखा हमने, CNRB 0005123, ठीक है। अगर नेट चल रहा होता है तो बैंक की लिस्ट आती है यहाँ पे, फिर आप अपने बैंक को सिलेक्ट करते हैं। ब्रांच नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी ब्रांच नेम है, ठीक है। सेट चेक बुक्स, कई बार होता है कि आपको कंपनी से चेक बुक मिलता है तो आप उस चेक बुक को मेंटेन करना चाहते हैं टैली के अंदर। जैसे आपको 50 पीस का चेक बुक मिला है तो मैं रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि मैंने उस चेक बुक में से कौन सा चेक कब किसको कितने रुपए का दिया, कौन सा चेक हमारे पास कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो इस चेक बुक को अगर आप टैली पे मेंटेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। तो आपको जो चेक बुक मिला है उसमें कहाँ से चेक नंबर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ख़त्म है उसकी एंट्री यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो इस ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद पूछेगा कि चेक नंबर बताइए, कि चेक बुक में फ्रॉम नंबर कहाँ से चेक नंबर स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर हमने 51 दिखा दिया। 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, ध्यान है 6 से कम या 6 से ज़्यादा आप डालेंगे तो चेक नंबर नहीं एक्सेप्ट करेगा। फिर मैंने यहाँ पे कहा कि 51 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 50 पीस चेक हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ चेक में ऑटोमेटिक आ जाएगा 50 पीसेस। चेक बुक नेम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये फर्स्ट बुक है कि सेकंड बुक है कि थर्ड बुक है, ठीक है। हो सकता है कि एक ही बैंक से आपको 3-4 चेक बुक रिसीव हुआ या 2 चेक बुक रिसीव हुआ तो दूसरे बुक की एंट्री आप नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। चेक प्रिंटिंग में आपको सिखाने जा रहा हूँ। चेक प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं, मान लीजिए कि कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जिनको आप सैलरी पे करना चाहते हैं चेक से। अब एम्प्लॉइज़ को जब आप सैलरी पे करेंगे चेक से तो चेक पे हम एम्प्लॉइज़ का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसको भी हमें पे करना है। हम पेन से या हाथों से जब लिखेंगे तो हो सकता है कि लिखते वक्त हमसे गलतियाँ हो गई हो या हो जाए। बहुत सारे चेक्स को हम फिलअप करेंगे तो टाइम भी लगेगा, ठीक है, रिस्क भी है उसमें एरर के। तो हम चाहते हैं कि हम खुद ना लिखें, बस हम जब भी सैलरी की पेमेंट की एंट्री करें तो ऑटोमेटिक जो ओरिजिनल चेक है उस पर प्रिंट होकर के आ जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जब चेक मिलता है तो चेक प्रिंटेड होता है, उस पर लिखा नहीं होता पेन से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि चेक पे प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाए एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंट्री, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका ये भी है कि जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो आपको पता होगा कि ओरिजिनल चेक हम पर्सन को दे देते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि हमने किसी को चेक दिया है। अगर किसी को प्रूफ रखना होता है तो वो फ़ोटोकॉपी कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम पेमेंट की एंट्री करें चेक के थ्रू तो ऑटोमेटिक उसका प्रिंट आउट आ जाए और एज ए प्रूफ हम उसको रख लें, वो A4 शीट पे आ जाए चाहे किसी शीट पे भी आ जाए, ठीक है। तो अगर आप चेक पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं या फिर चेक की प्रिंटिंग किसी और पेज पे करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद कि आपके सामने चेक का डायमेंशन पूछेगा, ठीक है, कि चेक का मिलीमीटर बताओ, साइज़ बताओ, वो कितना कितना होगा। अभी ये नेट ऑन नहीं है। अगर नेट ऑन होता तो बैंक को सिलेक्ट करने के बाद उस बैंक की चेक की जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो ऑटोमेटिक शो कर जाता है। फिलहाल यहाँ पे आपको साइज़ शो करना है। इसमें एक सैम्पल फॉर्मेट बना होता है, वहाँ से बस आपको साइज़ कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको एक एक करके विड्थ हाइट यहाँ पे मिलीमीटर में दिखाना होता है, जो फिलहाल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C प्रेस कीजिए, यहाँ से सैम्पल फॉर्मेट लेना है। ये सैम्पल फॉर्मेट है, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस एज़ पर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं डेट का फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ कि डेट का फॉर्मेट मैं इस तरीके से चाहता हूँ, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन को मैंने सेम रखा। कंपनी नेम ऑन चेक, क्या आप चाहते हैं कि चेक पे प्रिंटिंग हो कंपनी का नाम, तो क्या आएगा, एस्पायर इंडस्ट्रीज़। प्रिंट करना चाहते हैं क्या, यस बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि चेक पे अलग से A4 शीट पर प्रिंट करना चाहता हूँ, एक तरफ कंपनी सिग्नेचर एक तरफ कस्टमर सिग्नेचर। अगर करना चाहते तो ठीक है, अदरवाइज़ सेम रहने दें इसको। और फिर जैसे आप सेव करेंगे तो प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका चेक इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। ऑल सेट करके जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेक बुक की एंट्री की और चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की और हमने सेव कर दिया, ठीक है। ध्यान रहे कि हमारे पास अभी टोटल 50 पीस चेक अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे तो मैं पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बैंक के अंदर, तो कैपिटल होगा क्रेडिट 25 लाख रुपये और बैंक होगा डेबिट, ठीक है। यहाँ पे कोई चेक यूटिलाइज़ नहीं हुआ, कंपनी ने पैसा जमा किया
बैंक के अंदर कैश जमा कर दिया, मान ली बैंक के अंदर जमा किया, बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर, इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया। ठीक है, यहाँ पे कैश ले लिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर पूछ रहा है, दिखाना चाहते दिखाइए। हालांकि कैश में जमा हुआ है तो चेक नंबर हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और हम सेव कर देंगे। तो ये तो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री की है। अब एक सिंपल परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं ताकि फिर हम आइटम को सेल कर सकें। ये हमारा बिल नंबर है, किसी भी पर्सन से हमने परचेज़ किया जिससे हमने ख़रीदा, हमारे लिए एंट्री क्रेडिटर होगा। बिल वाइज हम यूज़ कर पा रहे हैं। परचेज़ का लेजर, अंडर परचेज अकाउंट, डेलमाउसन ने परचेज़ किया 1000 पीसेस। रेट आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आ चुका है और हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल, तो पॉइंट ऑफ सेल ओनली द टाइम ऑफ सेल अप्लाई होगा, परचेज में नहीं। रेट ऑटोमेटिक आ गया है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट डिफाइन किया था। ठीक है, अब हम करते हैं सेल। जैसे हम सेल करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप सिंपल सेल करना चाहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ सेल करना चाहते हैं। F8 प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की ऑफ सेल, फिर हमें यहाँ से लेना पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ सेल में आप देखेंगे फॉर्मेटिंग चेंज नज़र आएगी आपको। पार्टी अकाउंट नेम में नॉट एप्लीकेबल, या फिर पार्टी का नाम आप दिखा सकते हैं। ज़्यादातर आप मॉल वगैरह में जाएंगे ना तो पार्टी का नाम नहीं पूछता वो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी नेम दिखाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारी डीलिंग वहाँ पे कैश में होती है। ठीक है, तो पार्टी नेम दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप पार्टी नेम का ऑप्शन हटाना चाहते हैं तो F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्किप, इनेबल एंट्री ऑफ पार्टी डिटेल्स इन POC इनवॉइस। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो पार्टी ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। सेल्स का लेजर बनाइए, सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट, डेल माउस। जैसे मैं डेल माउस सेलेक्ट करूँगा एक पीस और उसकी प्राइस जो है सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं क्वांटिटी को तो इंक्रीज़ कीजिए। 21 पीस मैंने सेल किया 3087 रुपये का। नीचे आकर के आपको दिखाना है कि कैश कितना मिला, फिर से सेलेक्ट करना है कैश, फिर यहाँ कैश टेंडर में दिखाना है 3087 तो लेना है, लेकिन मुझे कस्टमर ने 3500 रुपये दिए 500 के साथ नोट। फिर हम उसको वापस कितना करेंगे, बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा 413 रुपये। जैसे आप सेव करेंगे प्रिंट आउट भी ऑटोमेटिक आएगा। इसको जूम करिए और देख सकते हैं आप इस पर कि जो भी हमने कंडीशन वहाँ पे सेट की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। एक्सपायरी इंडस्ट्रीज, एड्रेस है, टाइटल है, बिल नंबर है, डेट है, टाइम है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये कैश की इन्फॉर्मेशन है, कंडीशंस है और ये मैसेज है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट हो तो करना क्या है, जब प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है उसके बाद आपको प्रेस करना है Alt+T टाइटल, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट विद कंपनी फ़ोन नंबर, इसे आप यस करेंगे। अब जब सेव करेंगे तो देखेंगे कंपनी का फ़ोन नंबर भी ज़रूर शो करेगा अगर आपने कंपनी बनाते वक्त मेंशन किया है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ सेल का सिंपल फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में होता है एक मल्टी मोड पेमेंट। क्या होता है, मल्टी मोड पेमेंट। जैसे कि अब मैंने सेल किया फिर से डेल माउस, अब मान लीजिए मैंने 51 पीसेस सेल किया, कस्टमर से मुझे 7497 रुपये लेना है। कस्टमर ने मुझे डिफरेंट मोड से पेमेंट किया, कुछ पैसा उसने मुझे कैश में दिया, कुछ चेक से दिया, कुछ उसने हमें कार्ड से पे कर दिया। हो सकता है कि हमने कभी उसको गिफ्ट वाउचर इशू किया हो, वो उसने हमें वापस किया है। जब हमें डिफरेंट मोड से पेमेंट रिसीव होगा तो क्या हम बार बार रिसिप्ट की एंट्री करेंगे अलग अलग? बिल्कुल नहीं। हमें इसी वाउचर के अंदर तरह तरह से जो पैसा रिसीव हो वो हमें मेंशन करना है, जिसके लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल P। क्लियर है? कंट्रोल P जब आप प्रेस करेंगे देखेंगे पेमेंट के और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाना है गिफ्ट वाउचर में उस पर्सन का नाम दिखा दीजिए, Alt+C प्रेस करके विल बी डाटा फॉर अस। इससे रिलेटेड हमें एक एंट्रीज भी करनी होगी, बताऊँगा। जैसे मान लीजिए 7497 रुपये है तो 500 रुपये का हमने गिफ्ट वाउचर वापस लिया। ध्यान रहे गिफ्ट वाउचर वापस ले रहे हैं तब आप शो करेंगे, देते वक्त शो नहीं करेंगे। जैसे आज मेरे पास कस्टमर आया, मैंने उसको 5000 की खरीदारी पे 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया है, तो 500 रुपये मैं नेक्स्ट टाइम लेस करूँगा जब वो दोबारा से मेरे से सामान खरीदने के लिए आएगा। तो ये समझ लीजिए कि दोबारा हम किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं और उसके पास पहले से गिफ्ट वाउचर है जो हमने पहले दिया था, अब वो पैसा 500 रुपये एडजस्ट किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब पैसा आएगा तो हमारे बैंक में ही आएगा। उस बैंक को सिलेक्ट कीजिए जिस बैंक में आया, जितना पैसा आया और कार्ड नंबर। चेक से आएगा तो भी बैंक में ही आएगा जितना आया। बैंक नेम जिस बैंक का उन्होंने हमें चेक दिया है, हमारा अकाउंट तो कैनरा में है लेकिन कस्टमर ने कौन से बैंक का चेक दिया, SBI बैंक का, चेक नंबर यहाँ पे दिखाइए। ठीक है, कैश बाकी बचा, कैश बैलेंस में ऑटोमेटिक आ जाएगा।
कैश टेंडर 2,997 रुपये हमें उससे लेना था, जिसके लिए उन्होंने हमें 3,000 रुपये दिया, हमने उनको 3 रुपये वापस कर दिया। हम इसे सेव करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट पे ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ सेल मल्टी मोड पेमेंट। एक और चीज़, पॉइंट ऑफ सेल्स क्लास। पॉइंट ऑफ सेल्स क्लास क्या होता है ज़रा समझिए फिर से। अभी आप देखेंगे हमने पॉइंट ऑफ सेल किया, पॉइंट ऑफ सेल हमने यूज़ इसलिए किया ताकि हमारी प्रिंटिंग ऑटोमेटिक हो, काम फास्ट हो, एरर फ्री हो। क्योंकि मॉल्स वगैरह में कस्टमर की लाइन लगी होती है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को, एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते रहें। तो हम चाहते हैं कि हर तरीके से हमारे टाइम की बचत हो। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल का क्लास बना लेंगे, जिसमें कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें बार बार शो करना पड़ रहा है वो एक ही बार फिक्स कर देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कॉमन नहीं है उसको हम मेंशन करेंगे और प्रिंट आउट निकाल देंगे। जैसे कि अब हम सेल कर रहे हैं तो हमें पता है कि सेल्स का लेजर यहाँ पे शो करना है। हमें ये भी पता है कि हमेशा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के सामने कैनरा बैंक ही आएगा, चेक से लेंगे तो बैंक ही आएगा, कैश में लेंगे तो कैश ही आएगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन फिक्स है क्यों ना हम उसको फिक्स कर दें हमेशा के लिए, ताकि जब सेल करें तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक मेंशन हो जाए, टैक्स भी ऑटोमेटिक आ जाए, डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक निकल जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें यूज़ करना है पॉइंट ऑफ सेल्स क्लास। पॉइंट ऑफ सेल्स क्लास कैसे यूज़ करना ज़रा देखते हैं। जो आपने वाउचर बनाया था पॉइंट ऑफ सेल का, उसी को बस मॉडिफाई कर देना है, ऑल्टर करना है। गो टू अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, अब आपको ऑल्टर करना है। पहले हमने क्रिएट किया था, ऑल्टर उसी वाउचर को करना है जो आपने क्रिएट किया था पॉइंट ऑफ सेल। अब यहाँ आकर के नेम ऑफ क्लास में लिखना है पॉइंट ऑफ सेल क्लास। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गिफ्ट वाउचर में बताइए क्या फिक्स कर देना चाहते हैं, किसी पार्टी का नाम, या फिर आप चाहें तो गिफ्ट वाउचर के नाम से एक लेजर बना सकते हैं। लेकिन पार्टी नाम बनाया चाहे गिफ्ट वाउचर, डालना होगा आपको सन्ड्री डेटर के अंदर। क्लियर है। इसकी एक एंट्री भी करनी होती है एक्सपेंस की, वो समझाऊंगा। Alt+C हमने यहाँ पे लिख दिया गिफ्ट वाउचर। ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन डालना यहाँ पे सन्ड्री डेटर में है, बिना डेटर लिए हुए वहाँ पे लेजर शो नहीं करेगा। ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा आएगा तो हमारा अकाउंट कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक में ही आएगा। चेक से आएगा तो भी बैंक में, कैश के सामने कैश। सेल्स का लेजर मैं फिक्स कर देना चाहता हूँ, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स अप्लाई करें, चाहे कोई डिस्काउंट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं जीएसटी या टैक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से आपको मैं जीएसटी ज़रूर सिखाऊँगा। यहाँ पर आप डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी सेल करूँ तो हर एक कस्टमर को 2% डिस्काउंट ऑटोमेटिक लेस हो जाए। Alt+C, फिर यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल सेल्स के ऊपर 2% डिस्काउंट मैं चाहता हूँ कि लेस हो जाए, तो -2% लिखेंगे। सिर्फ 2% लिखने से वो ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट अगर डेसिमल में आता है तो उसको 1 रुपये तक राउंड ऑफ कर दिया जाए। और आप इसे सेव कर देंगे। अब जब आप इसे सेव कर देंगे, फिर जब आप सेल करेंगे, जैसे कि मैंने 2 अप्रैल को सेल किया, F8 प्रेस करेंगे तो पूछेगा कि पॉइंट ऑफ सेल या फिर सेल्स, तो हम लेंगे पॉइंट ऑफ सेल। फिर इसमें पूछेगा कि पॉइंट ऑफ सेल क्लास लेना है या फिर नहीं लेना, तो हम लेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स क्लास। अब आप देखेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने मेंशन की थी वो पहले से आ गई है। क्लियर है। सेल्स का लेजर नहीं पूछेगा क्योंकि हमने पहले से प्रीडिफाइन कर दिया है। नेम ऑफ आइटम दिखाइए बस, कितना आपने सेल किया, 2% डिस्काउंट लेस होकर के इतना अमाउंट आ गया। 1000 रुपये गिफ्ट वाउचर वापस, 5000 रुपये कार्ड से पेमेंट मिला। बैंक वगैरह नहीं पूछेगा क्योंकि हमने पहले ही उसको डिफाइन कर रखा है। पीएनबी बैंक का हमें चेक मिला, चेक नंबर इज दिस, 4550 बचा, हमें 5000 रुपये कैश मिला, बैलेंस 450, एंटर देन सेव। आपने देखा कि काम पहले से और थोड़ा फास्ट होने लग गया। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स क्लास। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हमने 2-3 बार सेल किया पॉइंट ऑफ सेल में, लेकिन 2 बार हमने गिफ्ट वाउचर में अमाउंट मेंशन किया, एक बार 1000, एक बार 500। अब जब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाकर के तो देखेंगे कि 1500 रुपये डेटर से शो करेगा कि हमें लेना है। क्या सच में हमें 1500 रुपये लेना है किसी कस्टमर से? कस्टमर ने तो हमें सारा दे दिया, गिफ्ट वाउचर दे दिया। ये जो 1500 रुपये शो कर रहा है, एक बार 500 रुपये, एक बार 1000 रुपये जो हमने गिफ्ट वाउचर का मेंशन किया था वो शो कर रहा है। एक बार हमने गिफ्ट वाउचर के लेजर में शो किया था और एक बार एसटी के लेजर में पर्सन के नाम से। एक्चुअली में ये एक्सपेंस है, ये दोनों ही 1500 रुपये जो है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होना चाहिए एज ए एक्सपेंस डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेबिट साइड में एक्सपेंस शो नहीं हो रहा गिफ्ट वाउचर का। हमारा प्रॉफिट 3855 है, जो कि 1500 और कम होना चाहिए। अब इसके लिए हमें एक एंट्री करनी है जनरल वाउचर के अंदर।
क्लियर है। यहाँ पे Alt+C करके आप लिखेंगे गिफ्ट वाउचर एक्सपेंस डेबिट, दिस इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1500 रुपये, और जो आपका वहाँ पे डेटर में शो कर रहा था लेजर, दोनों उन दोनों लेजर को कर देना क्रेडिट। एक था गिफ्ट वाउचर दैट इज़ 1000 रुपीज़ और एक था AST। क्लियर है, दोनों को हमने कर दिया क्रेडिट और हमने सेव कर दिया। अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो 1500 बैलेंस जो था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पार्टी से तो लेना नहीं था, शो करना भी नहीं चाहिए था। अब यही 1500 रुपये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में एज ए एक्सपेंस शो करेगा। प्रॉफिट आपका कम हो गया, होना भी चाहिए बिल्कुल। क्लियर है। तो अभी तक आपने सीखा पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल सिंपल, पॉइंट ऑफ सेल क्लास। तो अब आप सीखेंगे मल्टीपल करेंसी। देखिए मल्टीपल करेंसी नाम से ही क्लियर है, दो या दो से ज़्यादा करेंसी। जब भी हम टैली के अंदर दो या दो से ज़्यादा करेंसी को यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमें फीचर यूज़ करना होगा मल्टीपल करेंसी का। और ये कब यूज़ होता है, जाहिर सी बात है जब हम अदर कंट्री से डील करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ठीक है। तो हमें अपने अकाउंट्स को अपनी करेंसी में मेंटेन करना है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कस्टमर को, वो कस्टमर जिस कंट्री का होता है, उस कस्टमर को उसकी करेंसी में हमें बिल देना होता है। तो हमें दोनों करेंसी यूज़ करना है, इसलिए हमें यूज़ करना होता है मल्टीपल करेंसी। और जब भी मल्टीपल करेंसी करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज की जो विनिमय दर है, रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ती और घटती रहती है दूसरे करेंसीज के अकॉर्डिंग। और इस रेट ऑफ एक्सचेंज में इंक्रीमेंट या डिक्रीज़ होने की वजह से बिजनेसमैन को या बिज़नेस को कुछ लॉस या कुछ प्रॉफिट होता है। देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने और घटने की वजह से जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स गेन या फॉरेक्स लॉस। आइटम को आपने सेल किया, उसकी कॉस्ट पे आपने प्रॉफिट कमाया, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज जो विनिमय दर है उसके बढ़ने और घटने की वजह से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा लॉस या फिर गेन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लीजिए हमने 1 मई 2020 को एक्सपोर्ट किया, 10 पीस मशीन एक्सपोर्ट किया एट द रेट ऑफ $1000 पर पीसेस। एक मशीन जो है $1000 का है, तो 10 मशीन $10,000 का हो जाएगा। अब ये जो $10,000 है, ये जो $10,000 है, ये $10,000 कितने रुपए का होगा, ये $10,000 कितने रुपए का होगा, ये डिपेंड करता है कि $1 कितने रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया मैंने कि मान लीजिए 1 मई को जब हमने एक्सपोर्ट किया, उस दिन का जो रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 70 रुपये के बराबर है। अगर ये $1 70 रुपये के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि हमें फिर 7 लाख रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 लाख रुपये। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया मान लीजिए 1 मई को, फिर 1 अगस्त को हमारे पास पैसा आया। जब भी एक्सपोर्ट होता है तो पैसा आपके पास एट ए टाइम नहीं आता, या पूरा पैसा एडवांस में नहीं आता। $10,000 हमारे पास अगस्त में आया, और जब आया तब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ चुका था, $1 72 रुपये के बराबर हो चुका था। मतलब कि रुपये की कीमत घट गई थी, डॉलर की कीमत बढ़ गई थी। तो हमारे लिए अब ये $10,000 कितना रुपये बनेगा, 7,20,000। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 72। क्लियर। इसका मतलब हमें ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, हमें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो ₹20,000 है, दिस इज़ नोन एज फॉरेक्स गेन। जब आप एक्सपोर्ट की एंट्री करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री कर देंगे, तो ये फॉरेक्स गेन जो है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में अनएडजस्टेड के नाम से डिस्प्ले कर रहा होता है। अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन के नाम से, जिसको कि हमें एडजस्ट करना होता है। और एडजस्ट करने के लिए हमें एक एंट्री करनी होती है जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में एंट्री करने के 2 तरीके हैं, क्लास बना करके, एक बिना क्लास बना करके। ठीक है। ये फॉरेक्स लॉस भी हो सकता था, जो कि बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर फॉरेक्स गेन है तो कहाँ पे शो करेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और अगर लॉस होगा तो बैलेंस शीट के असेट साइड में, जिसको कि हमें एडजस्ट करना होता है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको करेंसी यूज़ करना है, तो करेंसी को एक्टिवेट करना होता है F11 F1 से। F11 F1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे ये रहा इनेबल मल्टी करेंसी, और आप इसे सेव कर देंगे।
रुपी जो है हमारी फर्स्ट करेंसी होती है, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो दूसरी करेंसी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। तो दूसरी करेंसीज क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो पे, करेंसीज़ पे, और फिर क्रिएट करना है। यहाँ पे उस दूसरी करेंसी का सिंबल लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा डॉलर, ठीक है। अगर आपको यूरो, येन या पाउंड का सिंबल आना है तो ऑल्ट के साथ शॉर्टकट कीज़ आपको यूज़ करना होगा, जैसे कि ऑल्ट प्लस 0128 जब आप प्रेस करेंगे तो यूरो का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही ऑल्ट प्लस 0156, ऑल्ट प्लस 0165, डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हैं डिफरेंट करेंसीज़ के लिए। फ़िलहाल मुझे डॉलर यूज़ करना है तो हमने शिफ्ट प्लस 4 प्रेस किया, ठीक है। फुल नेम लिखा हमने डॉलर या जो भी यूएस डॉलर हो। उसके बाद डेसिमल प्लेस कितना यूज़ करना चाहते हैं, अमाउंट्स को मिलियंस में शो करना चाहते हैं कि नहीं, ये वही ऑप्शन है जो आप कंपनी बनाते वक्त यूज़ कर रहे थे, ठीक है। हमने इसको सिंपली सेव कर दिया। डेसिमल प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट बोलते हैं। जैसे रुपीज़ में पैसा बोलते हैं ना, तो डॉलर में सेंट बोलते हैं, और सेव कर देना है। उसके बाद अब हम करेंगे एक्सपोर्ट की एंट्री। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे सेल्स लेना है, फिर यहाँ पे कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी है, विल बी सन्ड्री डेटर फॉर अस, ठीक है। जब आप कंपनी के लेजर को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप में डाटा लेने के बाद नीचे पूछेगा करेंसी का लेजर। तो करेंसी के लेजर में यहाँ पे आपको रुपीज़ ही रखना है, डॉलर नहीं लेना, क्योंकि हमें अपना अकाउंट्स रुपीज़ में मेंटेन करना है, ठीक है। हमें उसको बिल देना है डॉलर में, तो बिल पे डॉलर प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। रुपीज़ लेना है, बिल वाइज को आप ज़रूर यूज़ करेंगे, बिल वाइज यूज़ करना कंपलसरी होता है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ से आप कंट्री को चेंज कर दीजिए जहाँ भी आप सेल कर रहे हैं, और फिर आप इसे सेव कर देंगे। देन सेल्स की लेजर की बजाय यहाँ पे आप एक्सपोर्ट का लेजर बनाएं। एक्सपोर्ट अंडर सेल्स अकाउंट ही रखना है। नेम ऑफ आइटम डेल माउस, या फिर मैंने मशीन एक्सपोर्ट किया, कोई भी मशीन है, जैसे कि मैंने प्रिंटिंग मशीन एक्सपोर्ट किया, पीसीस 10 पीसीस। मैं प्रिंटिंग मशीन की ओपनिंग वैल्यू दिखा देता हूँ कि मेरे पास 15 पीसेज है, ठीक है। एक मशीन 50,000 रुपये का। अब यहाँ पे मैंने 10 पीस मशीन सेल किया। रेट जो है हमें डॉलर में डालना है, दूसरी करेंसी में डालना है। जैसे पहले डॉलर का सिंबल, फिर उसके बाद पर पीस का रेट 1000, तो 10 पीस का 10,000 हो जाएगा। जैसे मैं पीसेस पे एंटर करूँगा तो हमसे पूछेगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज बताइए, कि जब आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैं 2 मई को सेल कर रहा हूँ या 1 मई को सेल कर रहा हूँ, तो 1 मई को जब मैंने सेल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो यहाँ पे दिखाया कि 70 रुपये पर डॉलर, ऐसे ही डालना है आपको। अगर 70 रुपये पर डॉलर है तो फिर 10,000 डॉलर का कितना रुपये बन जाएगा, 7 लाख रुपये। फिर जब आप सेव करेंगे तो बिल वाइज में 10,000 डॉलर आ जाएगा। न्यू रेफरेंस, एंटर, देन सेव। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बिल पे डॉलर प्रिंट होकर आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सिंपल एक्सपोर्ट की एक एंट्री कर ली। जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमें कितना पैसा लेना है, तो बैलेंस शीट में जाकर के देखिए डेटर के नाम पे 7 लाख रुपया शो कर रहा है। क्लियर है। अब करना ये है अमाउंट रिसीप्ट। मेरे पास 1 अगस्त को पैसा आया बैंक में, पार्टी क्रेडिट, ASD एंटरप्राइजेस। अब जैसे मैंने पार्टी पे एंटर किया, कंपनी के नाम पे एंटर किया, कंपनी के नाम को किया क्रेडिट, उसी वक्त बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जब मैं अमाउंट डालूंगा तो उसके बाद ज़रूर आएगा बिल वाइज। फिर आप सोच रहे होंगे कि बिल वाइज तो आ ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बिल वाइज पहले यूज़ करना है। इसको बोलते हैं प्री अलोकेट करना है। पार्टी के नाम पर एंटर करते ही बिल वाइज यहीं पर खुलना चाहिए, यहाँ नहीं। तो करना क्या है, आपको F12 प्रेस कर लेना है। F12 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन है प्री अलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर। जैसे हम इसे यस करेंगे, जब आप सेव कर देंगे तो पार्टी के नाम पर एंटर करते ही बिल वाइज का ऑप्शन खुल के आएगा। यहीं पर ही हम डॉलर सेलेक्ट करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, पैसा आया है 10,000 डॉलर आया मेरे पास। अब जब 10,000 डॉलर आया तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, फिर यहाँ पे हमने कहा कि अब 72 रुपये पर डॉलर हो चुका है। तो हमारे पास कितना पैसा आएगा, 7,20,000 रुपये। एंटर किया, अब देखेंगे आप 7,20,000 रुपये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। डेबिट में दिखाना है वो बैंक जिस बैंक में पैसा आया है, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे।
बैंक वाले हमें रुपया देंगे, उसका बैंक वाले हमसे चार्ज लेते हैं, ठीक है। उस बैंक चार्ज की एंट्री हम अलग से करेंगे। तो हमें मिलना था 7 लाख रुपये, लेकिन हमें मिला है 7,20,000 रुपये। क्या ये हम 20,000 रुपये उस कंपनी को, उस पार्टी को वापस कर दें जिससे हमें पैसा मिला है? बिल्कुल नहीं। ये जो हमें 20,000 रुपये मिला है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? एंट्री करेंगे, सेव कर देंगे। अब जब आप बैलेंस शीट के अंदर जाकर के चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे कि 20,000 रुपये का अलग से अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन शो कर रहा है लायबिलिटी साइड में। लॉस भी लिखा है लेकिन ये गेन माना जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड में अगर यही चीज़ असेट्स में होता तो ये लॉस होता। ये जो 7,50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने मशीन के ओपनिंग बैलेंस को दिखा दिया था, असेट साइड को हमने 750 से बढ़ा दिया था, लेकिन लायबिलिटी साइड में नहीं बढ़ाया था। तो हम 7,50,000 रुपये कैपिटल में बढ़ा देंगे। क्लियर है? अब क्या करना है? जो ये 20,000 रुपये का फॉरेक्स गेन शो कर है लायबिलिटी साइड में, वो एक्चुअली में यहाँ नहीं, बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि प्रॉफिट लॉस में शो होना चाहिए। इस साइड क्रेडिट साइड में गेन है वो, जो कि यहाँ नहीं शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है? उस फॉरेक्स गेन को बैलेंस शीट से हमें ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पर? प्रॉफिट लॉस में। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक एंट्री करनी है। जनरल वाउचर में एंट्री कर देंगे। गेन है, इनकम है, इनकम होती है क्रेडिट, और पार्टी का नाम डेबिट कर देना है। या फिर आप एक क्लास बना करके एंट्री करें, फिर आपको डेबिट क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लास कैसे बनाएंगे ज़रा देखते हैं। अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स में ऑल्टर करना है आपको जनरल वाउचर को। यहाँ आकर के आपको नेम ऑफ क्लास में लिखना है फॉरेक्स गेन क्लास। फिर यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करना है। फिर लेजर नेम में आपको Alt+C करके एक लेजर बनाना है फॉरेक्स गेन का। फॉरेक्स गेन, दिस इज़ आवर इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे हमने फॉरेक्स गेन का लेजर शो किया, एंटर किया, देन सेव कर दिया। अब हम चलेंगे वाउचर के अंदर, F7 जनरल वाउचर की शॉर्टकट की, फॉरेक्स गेन क्लास सेलेक्ट करना है, पार्टी के नेम को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक फॉरेक्स गेन का अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज़। एंटर किया और हमने इसको सेव कर दिया। अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो देखेंगे यहाँ से फॉरेक्स गेन ट्रांसफ़र हो चुका है। ये कहाँ गया? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने मल्टीपल करेंसी को यूज़ किया। बैलेंस शीट में आपने देखा था कि 7.5 लाख रुपए का एक डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या है कि जो कैपिटल है ना, उसमें मैं एक ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। लेजर में गए, ऑल्टर किया कैपिटल के लेजर को, और यहाँ पे आकर के हमने लास्ट में ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया 7.5 लाख रुपये का, ठीक है। अब आप देख पाएंगे डिफरेंस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ख़त्म हो गया, कैपिटल 7.5 लाख से बढ़ चुका है और, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने पॉइंट ऑफ सेल किया, मल्टीपल करेंसी किया, ठीक है। चेकबुक को सिर्फ हमने एंट्री की है, अभी चेकबुक मैनेज नहीं किया है, ना ही हमने ब्लैंक चेक या प्रिंटिंग ऑफ चेक भी किया, ठीक है। अभी BRS भी करना बाकी है। तो अब करते हैं चेकबुक मैनेज करते हैं, ठीक है। देखेंगे जॉब वर्क इन और आउट के लिए अगर टाइम बचेगा तो आज करेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पहले चेकबुक मैनेज कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर कितने पीस चेक्स हैं। चेकबुक को चेक करने के लिए आपको जाना होता है बैंकिंग पे, चेक रजिस्टर पे, फिर यहाँ पे ऑल्ट F1 कीजिए। वैसे सामने लिखा रहा है कि अवेलेबल चेक 50 पीस है। कौन से बैंक का है? कैनरा बैंक का। कौन से बुक में? फर्स्ट बुक में। अभी तक हमने एक भी चेक किसी को दिया नहीं है क्योंकि हमने पेमेंट की एंट्री नहीं की है, ठीक है। ज़रा देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या कोई हमारे ऊपर लायबिलिटी है, किसी पर्सन को तो नहीं देना। करंट लायबिलिटीज़ में आप देखिए सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस 1,23,000 रुपये, हमें मिस्टर अभी को 1,23,000 रुपये देना है। चलिए एक पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। 1 अगस्त को ही मैंने पेमेंट की एक एंट्री की F5, अभी डेबिट अगेंस्ट डिफरेंस 40,000 रुपीज़ हमने पे किया, चेक से पे किया, मतलब बैंक। जैसे मैं बैंक करूँगा क्रेडिट, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ट्रांजेक्शन टाइप में चेक, तो चेक नंबर क्या आ गया? 51। पहला हमारा चेक 51 नंबर है इस वाले बुक में से। मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन टाइप को। ज़रूरी नहीं कि बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं तो चेक से ही दें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ई-फंड ट्रांसफ़र ले सकते हैं। चेक से पे किया तो चेक लिया हमने, चेक बुक, इस चेक नंबर को यूटिलाइज़ किया गया, ये डेट है। जैसे मैं इस एंट्री को सेव करूँगा ऑटोमेटिक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, चेक प्रिंटिंग का। एंटर करेंगे, अब आप देखिए ऑप्शन आ रहा है, एंटर कीजिए। यहाँ पे लिखा रहा है कि अभी को हमने चेक दिया इतने रुपए का, इस डेट को, ये कंपनी के सिग्नेचर्स हैं। तो अगर आपने चेक लगा रखा है प्रिंटर के अंदर तो उस पर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ A4 शीट है, ब्लैंक पेज है तो उस पर प्रिंट हो जाएगा।
सो दिस इज ऑल्सो चेक प्रिंटिंग। फिर मैंने पेमेंट किया F5 ऑल सी सैलरी की पेमेंट की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ 12,000 रुपये, मान लीजिए चेक से ही पे कर रहा हूँ, क्या चेक से पे कर रहा हूँ, बैंक क्रेडिट, तो चेक नंबर 52 आ गया। फिर हमने सेव कर दिया। अब हमारे पास कितना चेक था, चेक था 50, 2 हमने यूटिलाइज़ कर लिया तो 48 बचना चाहिए। चलिए देखते हैं बैंकिंग में, चेक रजिस्टर में, और यहाँ पे देखें तो 48 चेक अवेलेबल है, 2 यूज हो चुका है। अनरिकॉन्साइल इसलिए कर रहा है, शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने इसको स्टेटमेंट से मैच नहीं किया, बैंक रिकॉन्साइल नहीं किया है। जब हम इसको रिकॉन्साइल कर लेंगे, मैच कर लेंगे, चेक कर लेंगे तो यहाँ पे रिकॉन्साइल में शो करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने 2 चेक तो यूज़ कर लिया, अब तीसरा चेक मैं लिख रहा था उस पर किसी को देने के लिए, तो उस पर गलती हो गई। अब वो चेक हो गया यूज़लेस, मुझे उसको फाड़ के फेंक देना है, हटा देना है। टैली में से तो नहीं हटेगा, टैली में शो करेगा कि अभी 48 पीस है, लेकिन फिजिकली इन रियलिटी हमारे पास 47 पीस चेक बचा। अब हमें क्या करना है, टैली में से भी तीसरे नंबर के चेक को, मतलब कि 53 नंबर चेक को कैंसिल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैंसिल, ज़रा देखिए। अगर मैं बिना कैंसिल की एंट्री करता हूँ, जैसे कि मैंने एंट्री की, मान लीजिए किसी पर्सन को या मिस्टर अभी को ही मैंने दोबारा से पेमेंट कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस 20,000 रुपये का। जब मैं इस पर्सन को पे कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि चेक नंबर क्या आ रहा है, 53। अगर मैं इसको हटाकर 54 कर भी दूंगा तो भी 53 नंबर रिपोर्ट में शो करेगा कि बचा हुआ है। यहाँ पे 54 नंबर तो यूज़ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप रजिस्टर में जाकर चेक करेंगे, बैंकिंग में चेक रजिस्टर में, यहाँ पे 47 चेक अवेलेबल है, ऑल्ट F1 कीजिए, इस बुक पे आकर के यहाँ एंट्री कीजिएगा तो 50 के 50 चेक की इन्फॉर्मेशन आएगी कि पहला चेक आपने अभी को दिया था, दूसरा सैलरी के लिए दिया था, तीसरा अभी भी कह रहा अवेलेबल है। क्या सच में ये चेक अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं, ये तो यूजलेस हो चुका है। हमें सिस्टम से एक चेक हटाना है क्योंकि यहाँ पे तो शो कर रहा है 47, लेकिन अब तो बचा 46। तो इस पर हमें एंटर करने के बाद उस चेक पे हमें सेलेक्ट करना है। चेक को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको अब कैंसिल कर देना है। स्पेस प्रेस किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद Alt+A प्रेस करना है और यहाँ से लेना है कैंसिल चेक। कब कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ? गलत साइन हो गया, गलत डेट, गलत अमाउंट, गलत पार्टी, कुछ भी हो सकता है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा रहा है कि कैंसिल चेक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक कितना बचा, 47, 3 यूटिलाइज़ किया और 1 कैंसिल हुआ। अब जब मैं पेमेंट की एंट्री करूँगा किसी और को, जैसे कि मैंने फिर से मिस्टर रवि को ही पे किया है 2 अगस्त को 5,000 रुपये का, अब चेक नंबर 55 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने यूज़ किया चेक बुक। आप चेक कीजिए, बैंकिंग में जाइए, रजिस्टर में, और यहाँ देखेंगे आप तो 45 पे चेक बचा हुआ है, 4 यूज़ हुआ है, कैंसिल हुआ है। अब मान लीजिए एंटर किया, ये जो चेक है चेक नंबर 56, इस चेक को मैंने एज ए ब्लैंक किसी पार्टी को दिया, किसी कंपनी को दिया, फॉर एनी रीज़न। ब्लैंक चेक हम कई बार इश्यू कर देते हैं, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड या रिपोर्ट होना चाहिए कि हमने किसको ब्लैंक चेक दिया था, कब। अब ब्लैंक चेक की एंट्री करनी है तो आपको बैंकिंग ही ऑप्शन में जाना है, उस चेक रजिस्टर को पहले ओपन कर लेना है। जिस चेक को आपने एज ए ब्लैंक यूटिलाइज़ किया है उसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर Alt+A प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे ब्लैंक चेक। जब आप ब्लैंक चेक सेलेक्ट करेंगे तो एरर शो करेगा, बोलेगा आपको कि आपको F11 F1 से 2 और फीचर को एक्टिवेट करना होगा, एक जीरो वैल्यू एंट्रीज को और एक रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को। जैसे देखिए एंटर करते ही शो कर रहा है एरर में कह भी रहा है कि नीड टू इनेबल इन F11 अकाउंटिंग फीचर्स, कि आपको F11 अकाउंटिंग फीचर में जाकर के जीरो वैल्यू एंट्रीज और ऑप्शनल वाउचर को यस करना है। तो यहीं से स्केप करेंगे, स्केप करने के बाद इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, F11 यहीं से प्रेस कर देंगे हम, और यहाँ से देखेंगे आप यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस करना, और ये रहा जीरो वैल्यू एंट्रीज, इसे भी यस कर लेना है, दैन सेव कर देना है। फिर अब आप सेलेक्ट करेंगे चेक को, फिर प्रेस करेंगे Alt+A, अब लेंगे ब्लैंक चेक, फिर यहाँ पे उस पर्सन का नाम जिसको कि आपने ब्लैंक चेक दिया है, किसी और को भी दे सकते हैं, उस पार्टी को भी दे सकते हैं, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। चेक नंबर 56 ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था। आप सेव करेंगे तो सिर्फ नाम आएगा, अमाउंट नहीं आएगा, ब्लैंक चेक है। देखिए ब्लैंक चेक हो गया, रिपोर्ट में शो करेगा कि अब आपके पास 44 चेक है, 4 यूज़ किया, 1 ब्लैंक, 1 कैंसिल, रिकॉन्साइल अभी तक 1 भी नहीं हुआ है। क्लियर है? एक और चीज़ बता दूं आपको, पोस्ट डेटेड, जिसको कि हम PDC बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक।
जैसे मान लीजिए मैं 1 अगस्त को चेक दे रहा हूँ 31 अगस्त के लिए, या 2 अगस्त को दे रहा हूँ 31 अगस्त के लिए, ठीक है। चेक क्लियर कब होगा? 31 अगस्त को। मैंने चेक पे डेट लिख दिया 31 अगस्त, लेकिन दिया चेक हमने 2 ही अगस्त को, तो एंट्री मैं 2 अगस्त को करूँ या फिर 31 अगस्त तक का वेट करूँ एंट्री करने के लिए? अगर आप 2 अगस्त को चेक दे रहे हैं तो 2 ही अगस्त को एंट्री करनी है, 31 अगस्त तक का वेट नहीं करेंगे। हाँ, बट उसको ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि जो चेक है पोस्ट डेटेड है, क्योंकि उसे एट प्रेजेंट अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड या रिपोर्ट अलग से होना चाहिए। करना क्या है आपको? गो टू वाउचर, प्रेस कंट्रोल टी, पोस्ट डेटेड, सेलेक्ट बैंक, सेलेक्ट पार्टी विल बी क्रिएटर फॉर अस। और अब आप एडवांस में ही 12,000 रुपये का एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। चेक पे कर रहे हैं किसको? 57 नंबर चेक। इंस्ट्रूमेंट डेट, चेक पे डेट क्या लिखा आपने? चेक पे जो डेट लिखा है आपने वो 31 अगस्त लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 31 अगस्त। चेक दिया कब आपने? 2 अगस्त को। क्यों दिया वो आप लिख सकते हैं। एंटर करें, प्रिंट आउट देखें, चेक पे लिखा आ जाएगा 31 अगस्त। क्लियर है? सो दिस इज़ पोस्ट डेटेड चेक। कंट्रोल टी प्रेस करके हमने वाउचर को पोस्ट डेटेड बना दिया था। अब आप रिपोर्ट में चेक करेंगे बैंकिंग में और चेक रजिस्टर में, तो एक चेक आपका स्पेशली लास्ट में देखेंगे तो पोस्ट डेटेड शो कर रहा होगा। जब 31 अगस्त आ जाएगा तो हमें क्या करना है? इसको करंट बना देना है। क्या बना देना है? करंट बना देना है। इसी पे एंटर कर देना है, फिर चेक पे एंटर करेंगे, उसके बाद एंट्री ओपन हो जाएगी। फिर हमें दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करके पोस्ट डेटेड हटा देना है और करंट में कन्वर्ट कर देना, बस सेव कर देना। अब आप चेक करेंगे तो पोस्ट डेटेड से हट जाएगा। क्लियर है? अब मैंने मान लो किसी पार्टी से पैसा रिसीव किया, सेंडरी डेटर, ठीक है, बैंक में आया, मिस्टर राहुल से एडवांस में 15,000 रुपये 2 अगस्त को, बैंक वाले ने चार्ज काटा, ओल्ड सी बैंक चार्जेस इन डायरेक्ट एक्सपेंस 1500 रुपये, क्रेडिट बैंक अकाउंट 1500 रुपये, बिना चेक। देखो जब बैंक वाले चार्ज काटेंगे तो चेक यूटिलाइज नहीं होगा, तो यहाँ से आपको अदर लेना है, ठीक है, चेक नंबर हटा देना है। 31 मई को फिर हमने पेमेंट किया मिस्टर अभी को 5,000 रुपये, चेक से ही पे कर दिया हमने। 31 अगस्त को ही हमारे पास फिर से मिस्टर राहुल से फिर कुछ पैसा एडवांस में आया, बैंक में आया, चेक से आया। मैंने इसलिए सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की है ताकि मैं अब एक एक ट्रांजेक्शन्स को रिकनसाइल कर सकूं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं कि अभी तक हमने पॉइंट ऑफ सेल, मल्टीपल करेंसी, चेक बुक को आपने देखा कि मेंटेन किया, ब्लैंक चेक की एंट्री की, कैंसिल चेक की एंट्री की, चेक की प्रिंटिंग भी की। अब हम करने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या है कि हम आपने जो टैली के अंदर बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज़ की है, क्या सच में ये सारी एंट्रीज़ पासबुक के अंदर है? क्या जो आपने टैली के अंदर एंट्रीज़ की है सच में क्या वो ट्रांजेक्शन्स हुई भी है? तो इन ट्रांजेक्शन्स को हमें रियल बैंक अकाउंट के पासबुक से या बैंक की ट्रांजेक्शन से, स्टेटमेंट से मैच करना होता है। इन दोनों स्टेटमेंट को मैच करना ही बैंक रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। रिकॉन्साइल का मतलब होता है रीचेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तो एज़ पर टैली जो ये बैलेंस शीट में बैलेंस बता रहा है बैंक अकाउंट का, वो कितना बता रहा है? 31,74,500 रुपये। क्या सच में इतना बैंक में बैलेंस है? हम एक बार बैंक की ट्रांजेक्शन पासबुक उठा करके मैच करेंगे या बैलेंस देखेंगे। अगर इतना ही बैलेंस पासबुक में शो कर रहा है या बैंक में शो कर रहा है तो क्या हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बैलेंस दोनों बराबर हो चाहे बैलेंस बराबर ना हो, हमें हर हाल में बैंक रिकॉन्सिलेशन करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने गलतियाँ की हो तभी बैलेंस बराबर ना हो, आपके गलती करने के बावजूद भी बैलेंस बराबर आ सकता है। जैसे आपने कॉमन मिस्टेक कर दी, मान लीजिए मुझे किसी को 10,000 रुपये देना था, दे दिया, एंट्री नहीं की,
किसी से 10,000 रुपये ले लिया, उसकी भी एंट्री नहीं की, बैलेंस तो बराबर हो गई। लेकिन क्या ये गलतियाँ नहीं है? बिल्कुल है गलतियाँ। तो इसलिए हर हाल में आपको बैंक रिकॉन्साइल करना ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर एंड ऑफ द मंथ बैंक रिकॉन्साइल किया जाता है। आप चाहे तो डेली बेसिस पे, चाहे वीकली, चाहे मंथली, चाहे ईयरली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉन्साइल करेंगे। क्लियर है? तो एज़ पर टैली बैलेंस होकर 31,74,500 रुपये। और कितने ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। बैंक बैलेंस आप बैलेंस शीट से चेक कर सकते हैं। बैंक बैलेंस आप डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए, सारे बैलेंसेज यहाँ पे शो करता है। ये रहा आपका बैंक बैलेंस 31,74,500। डिस्प्ले अकाउंट बुक और ऊपर ही रहा कैश एंड बैंक बुक में भी आप बैलेंस चेक कर सकते हैं बैंक का। ठीक है, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर में, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर में जा करके भी आप बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है कि 31,74,500 रुपये है। उसके अलावा वाउचर में भी जा करके काउंटर वाउचर में बैंक के लेजर पे एंटर कर दीजिए, यहाँ पे करंट बैलेंस बता देगा। ठीक है, उसके अलावा आप बैंकिंग में जा करके, बैंक रिकॉन्सिलेशन में भी जा करके बैंक का बैलेंस देख सकते हैं कि बैंक का बैलेंस एज पर टैली कितना शो कर रहा है। और एक बहुत ही आसान तरीका किसी भी लेजर के बैलेंस को जानने का, शायद ही आपने इससे पहले सीखा होगा। कैलकुलेटर को ओपन कीजिए, कैलकुलेटर के शॉर्टकट की Ctrl+N, जिस भी लेजर का आपको बैलेंस जानना हो बस उस लेजर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मुझे कैनरा बैंक का लेजर जानना है, कैनरा बैंक लिख और एंटर कर दीजिए, बैलेंस बता देगा। किसी पार्टी का लेजर जानना हो, क्लियर? सो दिस इज टू इजी टू नो द बैलेंस ऑफ एनी पार्टी, एनी लेजर अकाउंट। खैर, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट तरीके से बैंक बैलेंस को रिकॉग्नाइज़ किया। अब हमने जो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज की है उसको हमें रिकॉन्साइल करना है। तो करना क्या है, बैंकिंग में चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन पे चलते हैं। बैंक को सिलेक्ट करेंगे, वो मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की आप रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं हुई है। 1 अप्रैल से लेकर के मैं 31 अगस्त तक की रिकॉन्सिलेशन करना चाहता हूँ। हालांकि एंट्री आई थिंक 2 अगस्त तक की ही हुई है। एक बार देख लेता हूँ फिर से। यस, लास्ट एंट्री 2 अगस्त तक की हुई है। ये एंट्री जो है इसको मैं 31 अगस्त कर देता हूँ। और एक और जो है आई थिंक बैंक चार्ज की, इसको भी मैं 31 अगस्त कर देता हूँ। एक और एंट्री जो है पेमेंट की, इसको भी मैं 31 अगस्त कर देता हूँ। 1, 2 और 31 अगस्त की मैंने कुछ एंट्रीज कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं गो टू बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन कैनरा बैंक फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। ये सारी ट्रांजेक्शन्स है जो हमने टैली के अंदर की है। क्या ये सारी ट्रांजेक्शन्स पासबुक में है, बैंक स्टेटमेंट में है? अगर है तो हमें टैली को बताना है कि वो जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है उसकी डेट क्या है। अगर होगी तो हम डेट यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जैसे कि मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री की थी 1 अप्रैल को। अब ये देखना है कि 1 ही अप्रैल को पासबुक में ये 25 लाख की एंट्री है या 2 अप्रैल को। ज़रूरी नहीं है कि आपने टैली में एंट्री की 1 अप्रैल को तो बैंक ने भी 1 ही अप्रैल को कर दी, ऐसा नहीं है। चेक क्लियर होने में 1-2 दिन का टाइम भी लगता है कभी कभी। तो बैंक में ट्रांजेक्शन जो क्लियर होगा उसकी डेट अलग हो सकती है। बट हाँ, अगर क्लियर है तो आपको बताना है कि बैंक ने कब क्लियर किए, बैंक की डेट को यहाँ डालना है। ये आपकी डेट है जिस डेट को आपने एंट्री की है। ठीक है, 1 अप्रैल की एंट्री जो है कैपिटल वाली, ये 1 अप्रैल को क्लियर होगी। उससे पहले मैं आपको नीचे बैलेंस दिखाना चाहूँ कि एज़ पर टैली जो है बैंक बैलेंस 31,74,500 है। और एज़ पर बैंक अभी तक 0 बैलेंस बता रहा है क्योंकि अभी तक हमने एक भी एंट्री को क्लियर नहीं किया। ये डिफरेंस है, डेबिट साइड में इतने की कमी और क्रेडिट साइड में इतनी कमी है। खैर, 1 अप्रैल की एंट्री क्लियर हो गई 25 लाख रुपए, तो 25 लाख का बैलेंस आ गया बैंक के अंदर। क्लियर है? पॉइंट ऑफ सेल में भी हमने बैंक से पैसा रिसीव किया था, यहाँ पे भी हमने कहा कि वो 1 अप्रैल को ही क्लियर हो गया है। ये 2 अप्रैल को क्लियर हुआ, ये 2 अप्रैल क्लियर हुआ। अब 2 अप्रैल वाली एंट्री 1 अप्रैल को क्लियर नहीं कर सकते हैं, नहीं लेगा ये, 2 अप्रैल ज़रूर ले लेगा। 31 मई वाली एंट्री जो है ये 2 जून को क्लियर हुई है, ये भी 2 जून को क्लियर हुई है। 1 अगस्त वाली 2 अगस्त को, ये भी 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 2 अगस्त को। अब मान लीजिए ये बैंक चार्ज की एंट्री जो है वो क्लियर हो चुकी है 2 अगस्त को, 31 अगस्त को। ट्रांजेक्शन की डेट को हमने चेंज कर दिया था लेकिन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, डोंट वरी। खैर, ये जो 2 एंट्री है 31 अगस्त वाली, 31 अगस्त वाली, एक पार्टी को पे कर रखा और एक पार्टी से हमने रिसीव कर रखा है। मान लो दोनों एंट्री क्लियर नहीं हुई है क्योंकि 31 अगस्त की है, 31 अगस्त को ही हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं। सितंबर में हो सकता है कि क्लियर हो। क्या किया जाए, इन दोनों एंट्रीज को क्या डिलीट कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये दोनों एंट्री क्लियर नहीं होती है तो एज़ पर टैली बैलेंस तो इतना है, लेकिन बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 31,71,500।
जब भी ये दोनों एंट्री क्लियर होगी बैंक बैलेंस बराबर हो जाएगा। देखिए मैं ज़बरदस्ती क्लियर कर देता हूँ, ये भी क्लियर कर दिया 31 अगस्त को और ये भी क्लियर कर दिया 31 अगस्त को। अब आप देखिए नीचे तो बैलेंस बराबर हो चुका। लेकिन जब ये एंट्री क्लियर नहीं हुई तो क्या आप ज़बरदस्ती बैलेंस बराबर करेंगे? नहीं ना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ये फिर से क्लियर होगा तो फिर हम दोबारा से रिकॉन्सिलेशन जब करेंगे सितंबर मंथ की, उसमें डाल देंगे डेट। तो इस तरीके से हमें करना है बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब आप चेक कीजिए बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाकर के तो सिर्फ 2 एंट्री शो करेगा जिसको कि रिकॉन्साइल नहीं किया गया। सारी एंट्री देखनी है अगर आपको तो F12 प्रेस कीजिए और यहाँ से एक ऑप्शन है शो रिकॉन्साइल ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो, इसे आप यस करेंगे, आप सेव करेंगे तो सारी एंट्री शो करेगा। बाहर जा कर के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बैंकिंग में। अब चेक रजिस्टर को आप चेक कीजिए तो यहाँ पे शो करेगा कि अब आपके पास जो चेक था उसमें से एक चेक है जो क्लियर नहीं हुआ है, बाकी सारा क्लियर हो चुका है। ये वो एक चेक है, हालांकि 2 एंट्री क्लियर नहीं हुई लेकिन 2 में से एक पेमेंट की और एक रिसिप्ट के यहाँ पे पेमेंट वाला शो करता है, मतलब कि चेक हम देते हैं उस केस में जब हमने पेमेंट किया। ये वो चेक है जो इशू किया गया, हमने अपना चेकबुक मेंटेन किया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो अब हमारा एक टॉपिक और रह रहा है, दैट इज जॉब वर्क आउट और जॉब वर्क इन। ठीक है, तो ये भी हम कर ही लेते हैं। जॉब वर्क आउट, जॉब वर्क क्या होता है आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई बार इस तरीके से होता भी है कि आपने कोई मटेरियल परचेज़ किया और आप खुद नहीं बना रहे, किसी और को दे रहे बनाने के लिए। उसका काम सिर्फ बनाने का है, वो बना करके आपको दे रहा है, फिर आप आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ बनाने का चार्ज पे करें। जैसे मान लीजिए मुझे टी-शर्ट सेल करना है, ठीक है, तो मैंने कपड़ा परचेज़ किया, थान परचेज़ कर लिया कपड़े का और फिर मैं फैक्ट्री में दे दिया सिलने के लिए पर पीस रेट पे। ठीक है, फैक्ट्री वाले ने हमसे 100 रुपीज़ पर पीस चार्ज किया सिलाई का सिर्फ, और हमसे उसे सिलवा करके हमने फिर मार्केट में सप्लाई किया। टेलर को आप क्या करते हैं, कपड़ा देते हैं, वो सिल करके दे देता है। सो दिस इज़ नॉन एज जॉब वर्क, अपना काम किसी और से कराना, बाहर से अपना काम करवा लेना। क्लियर है? तो अगर आप किसी और से काम करवा रहे हैं तो जॉब वर्क आउट कहलाते हैं, अगर आप खुद किसी और का काम कर रहे हैं तो जॉब वर्क इन कहलाता है। मैं आपको जॉब वर्क आउट बता रहा हूँ, उम्मीद है कि जॉब वर्क इन इसी का उल्टा करके आप खुद भी कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी क्लास जॉब वर्क इन की दोबारा से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टैली में। जॉब वर्क आउट हो चाहे जॉब वर्क इन हो, यूज़ करने के लिए आपको प्रेस करना है F11 F2 एक्टिवेट करना होगा। ये रहा ऑप्शन जॉब वर्क या जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसा आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, इसके साथ साथ 2 ऑप्शन, 2 फीचर और ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे। एक है गोडाउन का ऑप्शन, दूसरा है मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट का ऑप्शन। जैसा आप इसे यस करेंगे देखेंगे दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। ये भी एक्टिवेट हो गया और ये भी एक्टिवेट हो गया। इन दोनों फीचर्स का ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने का कारण है, गोडाउन इसलिए एक्टिवेट हुआ क्योंकि अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कुछ बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि माल भी हमें खुद ही देना होगा। उनका काम जो है सिर्फ बनाने का रहेगा। हमने अपना माल किसी और को दे दिया तो हमारे पास ये रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना कि हमारा माल हमारे पास कितना है। उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कि हमारा माल किसी और के पास कितना है, हमने उसको कितना दिया था, उसने उसमें से कितना यूज़ किया, कितना वापस किया। इसलिए उस थर्ड पार्टी के नाम से हमें अपने कंपनी में गोडाउन बना लेना है। और जब भी हम किसी को ऑर्डर देंगे कुछ बनाने का तो हम मटेरियल भेजेंगे, भेजने की एंट्री करनी होगी। उस मटेरियल को भेजने की एंट्री के लिए हमें एक वाउचर यूज़ करना है जिसका नाम है मटेरियल आउट। जब बन करके आएगा तो फिर हम गुड्स रिसीव करने की एंट्री करेंगे मटेरियल इन में। तो मटेरियल आउट और मटेरियल इन तो यूज़ होगा ही होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिक यस हो चुका है। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहला काम है मटेरियल इन और मटेरियल आउट के वाउचर को कन्फिगर करना, ऑल्टर करना और ये तय करना, टैली को ये बात इन्फॉर्म करना, ये बताना कि एक्चुअली में हम इन दोनों वाउचर को जॉब वर्क आउट में यूज़ कर रहे हैं या फिर जॉब वर्क इन में। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि अभी मैं आपको जॉब वर्क आउट करा रहा हूँ, ना कि जॉब वर्क इन। करना क्या है, अकाउंट्स इन्फो पे चलना है, वाउचर टाइप्स में जाना है, फिर ऑल्टर करना है मटेरियल इन वाउचर को और मटेरियल आउट वाउचर, क्योंकि दोनों ही वाउचरों को हम जॉब वर्क आउट के केस में यूज़ करने जा रहे हैं। जॉब वर्क आउट एक प्रोसेस है, ये दोनों एक वाउचर है। जॉब वर्क आउट मतलब कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, हम किसी को माल देंगे, वो हमें बना कर देगा। जब हम माल देंगे तो मटेरियल आउट में एंट्री होगी, जब हम लेंगे तो मटेरियल इन में एंट्री होगी, मतलब दोनों वाउचर तो यूज़ होगा। लेकिन ये दोनों वाउचर कौन से केस में यूज़ कर रहे हैं, जॉब वर्क आउट के केस में। दूसरा केस कौन सा है, जॉब वर्क इन। तो हमें क्या करना है, मटेरियल इन पे जाना है। बस करना ये है कि यहाँ से यूज़ फॉर जॉब वर्क को तो यस कर लेना है। क्या हम इस वाउचर को जॉब वर्क में यूज़ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या आप इस वाउचर को जॉब वर्क इन में यूज़ कर रहे हो? नहीं, हम तो जॉब वर्क आउट कर रहे हैं। अलाउ कंजप्शन को यस करना और सेव कर देना है। सेम काम आपको मटेरियल आउट पे करना है।
कि जॉब वर्क को यस करना है और जॉब वर्क इन को नो रखना है, क्योंकि हम अभी जॉब वर्क आउट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब आप जॉब वर्क आउट कर रहे हो तो जॉब वर्क इन को नो रखो और सेव कर लो। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो पे जा करके आपको गोडाउन्स क्रिएट करना है। क्लियर है? उस कंपनी के नाम से गोडाउन क्रिएट कर लेना है। मिस्टर अविनाश गोडाउन, चाहे कंपनी के नाम के साथ गोडाउन क्रिएट कर। ये थर्ड पार्टी के गोडाउन है, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रहे कि हमने इसके पास कितना कौन सा माल भेजा है। पार्टी के गोडाउन को क्रिएट करते वक्त इन दोनों में से एक ऑप्शन को यूटिलाइज़ करना, यूज़ करना है। जाहिर सी बात है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा माल उसके पास जाएगा, तो आर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन यस करना है। क्लियर है? एक गोडाउन पहले से बना होता है। मेन लोकेशन ये मान लिया कि हमारी कंपनी का गोडाउन है। अब आपको रॉ मटेरियल्स क्रिएट करना है और फिनिश गुड्स पे बॉम्ब सेट करना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए, फिर से मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे सीपीयू असेंबल कराना है, तो सीपीयू असेंबल कराने में क्या क्या लगेगा? रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड में सिंपल आइटम बना रहा हूँ, कैबिनेट, एसएमपीएस, फैन, इन सबको मिलाकर क्या बना जाएगा? सीपीयू। इस पे हमें बॉम्ब को सेट करना है कि सीपीयू को बनाने में क्या क्या और कितना कितना लगेगा, जिसके लिए हमें F12 प्रेस करके सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को यस करना है। अब आप देखेंगे बॉम्ब का ऑप्शन आएगा, इसे यस करना है। यस करने के बाद फिर दिखाना है दोबारा से बॉम्ब नेम सीपीयू, फिर यहाँ दिखाना है कि एक पीस सीपीयू को बनाने के लिए नेम ऑफ आइटम क्या यूज़ होगा? कैबिनेट, मेन लोकेशन से एक पीस, फैन मेन लोकेशन से 2 पीस यूज़ करेंगे, हार्ड डिस्क 1 पीस, मदरबोर्ड 1 पीस, रैम 1 पीस, एसएमपीएस 1 पीस। इन सभी मटेरियल्स को इतनी क्वांटिटी यूज़ करने के बाद एक पीस सीपीयू हम तैयार कर पाएंगे या तैयार हो जाएगा। हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बॉम्ब सेट कर लिया। अब हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, परचेज़ कर लेंगे, फिर हम उसके बाद ऑर्डर देंगे किसी को, फिर उसके बाद मटेरियल भेजेंगे, फिर एडवांस पेमेंट होगी, देन फिर हमारे पास सामान बन के आएगा, फिर हम उसके बाद बैलेंस पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? तो करना क्या है, पहले सिंपल परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, 1 सितंबर को हमने परचेज़ किया। क्या परचेज़ किया? हमने मिस्टर अभी से उधार में परचेज़ किया है। परचेज़ कैबिनेट परचेज़ किया 100 पीसेस, 600 रुपीज़ पर पीसेस के अकॉर्डिंग। परचेज़ का लेजर मैं ऊपर दिखा देता हूँ, एक बार कॉमन दिखा रखा है ताकि बार बार नीचे ना पूछे। ठीक है, और हमने फ़ैन परचेज़ किया, ये हम 200 पीस परचेज़ करेंगे क्योंकि 2 पीस यूज़ होगा एक आइटम के अंदर। हार्ड डिस्क भी हमने 100 पीस परचेज़ किया, 1500 रुपये पर पीस का। मदरबोर्ड भी हमने 100 पीस परचेज़ किया, 2500 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। रैम हमने 100 पीस परचेज़ किया, 325 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। एसएमपीएस भी हमने 100 पीस परचेज़ किया, 150 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। 547,500 का हमने मटेरियल परचेज़ कर लिया। न्यू रेफरेंस इतना पैसा हमें देना है, उधार में परचेज़ किया। अब हम सीपीयू असेंबल कराना चाहते हैं किसी को, तो सबसे पहले हम ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने की एंट्री होती है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, ये वाउचर का नाम है, जॉब वर्क आउट ऑर्डर। Alt+J प्रेस करना है आपको, Alt+J, फिर ऑर्डर देने की एंट्री करनी है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में दिखाया कि हमने किसको ऑर्डर दिया है, दैट इज़ मिस्टर अविनाश। ठीक है, Alt+C अविनाश, सन्ड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि हमसे चार्ज करेगा वो पैसा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर 354 डाल दिया। नेम ऑफ आइटम क्या बनवाना है हमें, सीपीयू। ट्रैक कंपोनेंट को यस कर लेंगे। इसको यस करने से क्या होगा कि हम जितना पीस बनाना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या हमें कितना कितना भेजना होगा। कब माल चाहिए, 2 अक्टूबर को। गोडाउन मेन लोकेशन लेना है। कितने पीस बनवाना है मुझे, 40 पीस बनवाना है। 40 पीस सीपीयू को बनाने के लिए 40 पीस मटेरियल हमें इश्यू करना होगा। लिखा भी आ रहा है पेंडिंग टू इश्यू। और फ़ैन जो हमें 80 पीस भेजना होगा। ठीक है, अब इन सभी कॉस्ट को जोड़ देंगे। फिर आपको डालना होगा कि एक सीपीयू कितने रुपए का पड़ा। 6 to 800, 15 8 23, 25 48, 3 51 और 1 52 75। तो यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे। एक सीपीयू आपको 52 75 का पड़ेगा। क्लियर है, एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ पे सेव
सो दिस इज़ ऑर्डर एंट्री, हमने ऑर्डर दिया, इसका प्रिंट आउट हम उसके पास भेज देंगे और सेव कर देना। ऑर्डर हम दे चुके हैं, स्टॉक हमारा भी नहीं गया, हमारे पास वो 100 पीस अवेलेबल है मेन लोकेशन के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें डिस्प्ले में जा कर के जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स में ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो तो यहाँ पे शो करेगा कि ऑर्डर पेंडिंग में है, कंपोनेंट भी देना बाकी है। अब हम उसको गुड्स देने की एंट्री करेंगे। कंट्रोल जे मटेरियल आउट, कंट्रोल जे मटेरियल आउट। 1 अक्टूबर को हमने मटेरियल दिया, किसको दिया? अविनाश को दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में दिया। डेस्टिनेशन अविनाश गोडाउन, कहाँ पे गया? अविनाश गोडाउन में गया। कैबिनेट गया 40 पीस, क्वांटिटी को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने उतना ही भेजा जितने की ज़रूरत थी। स्टॉक से हमारा जा चुका है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 100 पीस ही शो करेगा, लेकिन जब आप ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो बताएगा कि आपके पास कितना और उसके पास कितना है। कैबिनेट हमारे पास 60 है, उसके पास कितना चला गया? 40। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि उसके पास कितना है, क्योंकि हमने उसके नाम से थर्ड पार्टी के नाम से अपनी कंपनी में गोडाउन क्रिएट किया था। अब हमने ऑर्डर दे दिया, माल भी भेज दिया। अब बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, क्लियर है? बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। अब वो हमें बना करके देंगे तो हम लेने की एंट्री करेंगे। लेने की एंट्री के लिए कंट्रोल W मटेरियल इन वाउचर यूज़ करना है। 31 अक्टूबर को मेरे पास आया, मान लीजिए मिस्टर अविनाश से इस ऑर्डर के थ्रू अगेंस्ट में कंजप्शन पार्टी गोडाउन से गुड्स यूज़ किया गया। CPU आया, फॉर्म का नाम सेलेक्ट कीजिए CPU, और कितना है हमारे पास? 40 पीस आया। ध्यान रहे जितने पीस का आपने ऑर्डर दिया उतना ही आया, उतना ही यूज़ हुआ है। तो कंजप्शन जो है आपको ऑटो रखना है, यस करना है, ये ऑटोमेटिक यस रहता है। अगर आप कंजप्शन को ऑटो से हटा के मैनुअल करना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं कितना कितना यूज़ हुआ, खुद ही दिखाना चाहते हैं, तो F12 प्रेस करके यहाँ से अलाउ ऑटो कंजप्शन को नो कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा टैली के बताइए कि 40 पीस CPU को बनाने में क्या क्या कितना कितना मटेरियल यूज़ किया गया है। हो सकता है कि कम ज़्यादा हुआ हो, तो आप इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन आएगा, फिर मैनुअल पे एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे दिखाना होगा कि क्या क्या कितना कितना यूज़ हुआ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, फिलहाल आपको ऑटो कर लेना है। ऑटो करने के बाद ऑटोमेटिक कंजप्शन हो जाएगी। मैंने एक बार इसको मैनुअल कर दिया था, इसको क्विट करके दोबारा से मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल W मटेरियल इन 31 अक्टूबर को आया। इस पार्टी से इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंजप्शन अविनाश गोडाउन 40 पीस आया, वो हमने 40 पीस हमने सेव कर दिया, ऑटो कंजप्शन रखा और हमने सेव कर दिया। अब चेक करें आप स्टॉक समरी के अंदर, तो 40 पीस CPU बन के आ चुका है। उस पार्टी के पास कुछ भी सामान नहीं बचा, हमारे पास 60 पीस बचा हुआ। ये 120 इसलिए क्योंकि 200 पीस था, 80 यूज हुआ है। अब उसको हमें बनाने का सर्विस चार्ज पे करना है। सिंपल सर्विस चार्ज की पेमेंट की एंट्री, आप अगर कैश पे कर रहे हैं तो सर्विस चार्ज डेबिट टू कैश, चेक से पे कर रहे हैं तो सर्विस चार्ज डेबिट टू बैंक, अगर नहीं पे कर रहे बाद में करना है तो जनरल वाउचर में सर्विस चार्ज डेबिट, पार्टी का नाम क्रेडिट। बाद में जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो पार्टी का नाम डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? फिलहाल मैंने सिंपल सर्विस चार्ज बनाने का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जितना भी हमने पे किया, मान लीजिए 20,000 रुपये पे कर दिया और चेक से पे किया तो बैंक क्रेडिट। क्लियर है? चेक प्रिंटिंग भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जॉब वर्क आउट यूज़ किया है। अब जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे डिस्प्ले जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स में जा करके, तो ऑर्डर पेंडिंग में नहीं क्योंकि माल आ चुका है, कंपोनेंट भी पेंडिंग में नहीं है क्योंकि आप पहले ही भेज चुके थे। डे बुक में एक बार चेक करा देता हूँ, डिस्प्ले और डे बुक। यहाँ से जो हमने एंट्री की थी जॉब वर्क आउट की एंट्री की थी, माल परचेस किया था, फिर हमने ऑर्डर दिया था, फिर गुड्स हमने भेजा था, फिर फिनिश गुड्स आया था, फिर हमने सर्विस चार्ज पे किया था। क्लियर है? तो देखा कि आपने आज हमने इन सारे टॉपिक से कंप्लीट किया। पॉइंट ऑफ सेल, करेंसी, जॉब वर्क आउट, बैंक रिकॉन्सिलेशन, चेकबुक भी मैनेज किया, इंटर, ब्लैंक चेक, कैंसिल चेक, और हमने PDC भी किया। PDC मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, और प्रिंटिंग ऑफ चेक। आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या टॉपिक सीखेंगे ज़रा एक बार देख लेते हैं। ये हमारा 6th क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास से हम टैक्सेशन सीखेंगे, ठीक है, GST, देन उसके बाद फिर पेरोल, फिर उसके बाद कुछ डाटा मैनेजमेंट प्लस कुछ शॉर्टकट की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। टोटल 75 टॉपिक्स हैं जो आप 10 डेज़ के क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो आपको वीडियोस के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को